विनोद बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अमन को जैसे ही उसने रिक्शा से आते देखा, तुरंत ही उसकी ओर लपका। सर, आप आ गए। मैंने यहां सब इंतजाम कर दिया है। वैसे तो ये बहुत बड़ी हवेली है, बहुत से व्यक्ति यहां रह रहे थे। मैंने 7 कमरे अपने लिए और मजदूरों के लिए किराए पर ले लिए हैं। सब सामान मैंने हवेली के बाहर रखवा दिया है, जो चीजें हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। बस पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी रह गई है, जो कल सुबह हो जाएगी। अरे रे रे, बस 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 मुझे रिक्शा से उतरने तो दो, या सारी बात यही बता दोगे? अमन ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि अभी अभी जो घटना उसके साथ घटित हुई थी उससे वो सदमे में था। उसने वास्तव में भंवरी को सड़क के किनारे खड़े देखा था और वह उसी मासूमियत से उसे तके जा रही थी, जबकि रिक्शा वाला बोल रहा था कि वहां कोई था ही नहीं। तभी अमन की ऐसी हालत देखकर विनोद ने समझा, शायद थकान के मारे सर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वह चुपचाप अमन का सामान लेकर उसके कमरे में रखने चला गया। अमन ने एक नजर गौर से हवेली की ओर देखा। वास्तव में हवेली बड़ी ही शानदार थी। किसी जमाने में बड़ा रौब रहा होगा उस हवेली में रहने वालों का, जिसका जीता जागता सबूत यह हवेली थी। बहुत ही सुंदर राजस्थानी कलाकृति उकेरी हुई थी। कहीं कहीं रंग बिरंगे रंगों से मोर तोते बेलबुटे पेंट किए हुए थे। अमन अंदर गया तो देखा बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जिसके चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए थे। कमरे भी बड़े बड़े आलीशान थे। उसके साथ आए हुए स्टाफ ने अपना सारा सामान कमरों में सेट कर लिया था। अमन का कमरा विनोद के कमरे से लगता हुआ था। पुरानी हवेली होने के बाद कमरों के वर्गीकरण किए हुए थे। जिसे अटैच बाथरूम वाला कमरा चाहिए तो वो भी था, और किसी को कॉमन बाथरूम वाला चाहिए तो वो भी था। इसलिए विनोद ने अमन के लिए अटैच बाथरूम वाला कमरा ही लिया था। बड़ा अफसर था, पूरी सुख सुविधाओं वाला घर था उनका दिल्ली में। अमन कमरे में गया और गीजर ऑन करके सबसे पहले गर्म पानी से नहाया। नहाने से सफर की सारी थकान दूर हो गई। नहा धोकर वह बाहर आया तो बड़े से आंगन में एक और रसोई घर बना था। वहां पर हवेली वालों ने एक बावर्ची छोड़ रखा था, जैसे पहले जमाने में सराय में होता था। जो मुसाफिर खाना नहीं बना सकते थे वो वहीं खाना खाते थे। विनोद और साथ का स्टाफ तो खाना खा चुका था। विनोद ने रसोइये से कहकर अमन के लिए खाना गर्म करवाकर एक थाली लगवा दी थी। दिन भर का थका अमन खाने को देखकर उस पर टूट पड़ा। भरपेट खाना खाकर वह सभी को सोने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। सोने, क्योंकि सुबह पानी के टैंकरों का इंतजाम करके उन्हें नवलगढ़ के किले की लोकेशन पर भी जाना था। अमन बिस्तर पर जाकर लेट गया। पता नहीं क्यों इतना थकने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार भंवरी का चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था। कितनी मासूमियत भरी थी उन आंखों में। अमन तो पागल सा हो गया था उसके रूप को देखकर। वो जानता था कि वो एक आत्मा है, लेकिन जरूर वो उससे अपनी आपबीती बताना चाह रही होगी, जब भी वो उसे बार बार दिखाई दे रही है। अमन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने ट्रेन में उससे बात क्यों नहीं की। अमन को लगा था कि वो एक साधारण महिला यात्री है, गलती से जल्दी जाने के चक्कर में खिड़की से लटक गई होगी। तभी उसने उसे सम्मान से अंदर आने को बोला था। ज्यादा बात इसलिए नहीं कि एक तो जनाना यात्री, ऊपर से राजस्थान की वेशभूषा पहने गांव की औरत कहीं। अगर वो उससे ज्यादा बात करता तो वो बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने उससे बात नहीं की। लेकिन अब वो पछता रहा था कि वो उसे बात करने ही आई थी और वह संकोचवश बात नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात उसे उसकी आवाज लगी। वो बिल्कुल मर्दाना थी। अमन सोच रहा था कि उसने वैसी आवाज कहां सुनी थी। फिर सोचते सोचते याद आया कि पिछले साल मामा के यहां लड़का हुआ था, तब हिंजड़े नाचने आए थे। भंवरी की आवाज कुछ कुछ उनके जैसी थी। इसका मतलब है भंवरी ना औरत है और ना ही मर्द, वो एक हिजड़ा। ये सब सोचते सोचते अमन को नींद ने कब घेर लिया उसे भी पता नहीं चला। सपने में अचानक से अमन को लगा जैसे उसके पलंग के पास कोई खड़ा है। अमन नींद में बोझिल हुई आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा है, पर वो खुल ही नहीं रही है। फिर भी उसे यह एहसास हो रहा है जैसे पलंग के सिरहाने भंवरी ही खड़ी है। अमन ने पूरा जोर लगाकर बोला, भंवरी, ये तुम ही हो ना? अपने यहां होने का प्रमाण दो। तभी जोर जोर से घुंघरुओं की आवाज आने लगी और एक अलग ही तरीके से ताली बजाकर कोई बोला, हाँ बाबू, सा ये मैं ही हूं।
तुम तुम बार बार मेरे सामने से कहां गायब हो जाती हो? जाती हो पहले ट्रेन में और फिर रास्ते में। आखिरकार क्या कहना चाहती हो मुझसे? बस यही बाबू सा, ते सुनी सुनाई बातें महा विश्वास मत ना करियो। जो सच्ची बात होवे वाने खोजियो, पर सच्चाई क्या है वो तुम ही बता दो ना। बाबू मैं ताहिरे को बताऊंगी पहले तो झूठ लाख सिम्हारी बात थे दुनिया से पूछ जो। फिर देखना लोग भाग कितने झूठे और फरेबी होते हैं। ये कहकर वो सहज सहज पांव रखते हुए कमरे से बाहर चली गई। अमन उसे जाते हुए देखता रहा। यह सब अमन के साथ सपने में हो रहा था, लेकिन अमन को ऐसे लगा जैसे वास्तव में हो रहा है। वह जोर से हड़बड़ाकर उठा ताकि भंवरी को रोक सके, लेकिन जब उसने अपने आप को चेताया तो पता चला वो पलंग पर ही लेटा हुआ था। भर दिसंबर की सर्दी में भी वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसने उठकर पानी पिया और मोबाइल में समय देखा तो सुबह के 5 बज गए थे। अमन कुछ सोचकर बिस्तर से उठकर वॉशरूम चला गया। अमन ने सोचा अब उठ तो गया ही हूं, क्यों ना थोड़ा सुबह की सैर ही कराता हूं। वैसे भी जब से उसने वो सपना देखा था उसका दिमाग ही खराब हो गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि उसे पता है कि भंवरी एक आत्मा है, लेकिन कहां से आई है और वो मुझे किस सच्चाई से अवगत करवाना चाहती है, बस यही नहीं समझ आ रहा। उसने फटाफट ट्रैक सूट पहना और ऊपर से जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा विनोद और दूसरे वर्कर्स अभी भी लंबी तान कर सो रहे थे। वो हवेली अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। वातावरण बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। पौष का महीना चल रहा था। राजस्थानी पहाड़ी इलाकों में धुंध बहुत गहरी पड़ती है। अमन सुबह की सैर के लिए चल पड़ा। वह हवेली से निकलकर गांव की ओर चल दिया था ताकि सुबह की सैर भी हो जाए और गांव वालों से नवलगढ़ के किले का क्या रहस्य है वो भी पता चल जाए। वैसे यह मुमकिन तो नहीं था कि असल बात का किसी को पता हो, लेकिन वो ये भी देखना चाहता था कि लोगों के बीच क्या किंवदंती फैली हुई है किले के विषय में। हवेली थोड़ी ऊंची सी पहाड़ी पर थी। वहां से एक पतला सा रास्ता नीचे तलहटी में बसे गांव नवलगढ़ की ओर जाता था। गांव के एक तरफ यह हवेली थी, पहाड़ी पर तो दूसरी तरफ नवलगढ़ का किला बड़े ही शान से खड़ा था। अमन धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतर रहा था। पगडंडी के दोनों तरफ खाई थी जिसमें धुंध जम सी गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे रास्ते के दोनों ओर बर्फ के फाहे रखे हैं। अमन चलता जा रहा था, साथ ही सोच रहा था कि सरकार का मत एकदम सही है। यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए यह जगह सबसे बेहतरीन है। तभी तो सरकार नवलगढ़ के किले को रीरेनोवेट करवा रही है, जहां से सरकार को अच्छी खासी इनकम हो सकती है। अमन ये सब सोचते सोचते ना जाने कितनी आगे निकल आया था। तभी उसे पहाड़ी से नीचे कोई दिखाई दिया। पहले तो वो घबरा गया कि ये अजीब सी आकृति वाली क्या चीज है, लेकिन जब धीरे धीरे वो उसके पास गया तो उसने देखा एक सारंगी वादक तुर्रे वाली पगड़ी बांधे हाथ में सारंगी ली खड़ा है। शायद कोई मांगने वाला होगा और अमन को देखकर इस आशा से खड़ा होगा कि हो सकता है कुछ मिल जाए परदेसी आदमी से। लेकिन अमन जब उसके नजदीक आया तो देखा वो बहुत ही उदास है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमन उसके बिल्कुल पास जाकर बोला, काका क्या बात है? आप इतनी सुबह सुबह यहां किले की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। कोई बात है क्या जो ऐसे आंसू गिर रहे हैं आपकी आंखों से? परदेसी बांट जो हूं किसी की, वहां इब तक ना आई है। सुनियो है बंदी बना ली है राजा सना। ये आप क्या कह रहे हैं काका? जरेनिया किसे बंदी बना लिया गया है? कौन है राजा सा? अमन ने देखा वो सारंगी वाला बिना किसी बात का जवाब दिए सारंगी बजाता हुआ एक और जंगलों की ओर जाने लगा। अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलने पर अमन ने एक बार फिर से उसे टोका, आपने बताया नहीं काका कि आप किसकी राह देख रहे थे? भंवरी बाई सा की। ये कहता हुआ वो सारंगी वादक धुंध और पेड़ों के बीच कहीं लोप हो गया। वहीं पास में ही एक चाय की दुकान थी। वहां पर बैठे लोग अमन को बड़ी ही अजीब सी नजरों से देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने उसे आवाज दी, बाबू साथ थे? किसने आवाज दे रहे हो थे? वो उधर सारंगी वाले काका जा रहे हैं ना, उनको पनवा करने तो कोई भी ना है। अमन चलता हुआ उस चाय की दुकान पर आकर स्टूल पर बैठ गया था। वहां पर 4-5 स्थानीय लोग बैठे चाय पी रहे थे। उनमें से एक बोला, कौन हो तुम परदेसी? किसके यहां पधारे हो सा थे?
मैं तो यहां पर किले की मरम्मत करवाने आया हूं। मैं उस विभाग का अधिकारी हूं, अमन ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, क्योंकि वो अभी भी उस सारंगी वादक के विषय में सोच रहा था। तभी तभी आपको गमछू दिखाई दिया है। कौन गमछू? साहब, वहीं जो भंवरी किन्नर की टोली में था। भंवरी का नाम सुनकर अमन के कान खड़े हो गए। हाँ साहब, जो भी आदमी किले की मरम्मत के लिए आता है उसे ये गमछू सारंगी वाला दिख ही जाता है। राम जाने क्या कहना चाहता है वो। ये भंवरी कौन थी? अमन अपनी उत्सुकता दबाते हुए बोला, साहब बड़ी लंबी कहानी है, पर यह नहीं मालूम सही है या गलत, क्योंकि किले के अंदर गांव का कोई आदमी नहीं जाता। वहां पर सारी रात घुंघरुओं की आवाज और किन्नरों के ताली बजाने की आवाज आती रहती है। कभी जच्चा बच्चा के गीत गाने की आवाजें आती है तो कभी बन्ने बन्ने की आवाज। ये किला शापित है साहब। फिर उनमें से बैठा हुआ एक और आदमी बोला, क्यों रामदीन? कल्लू के मरने के बाद जब उसकी बीवी और लड़का पैसों की तंगी होने के कारण किले के साथ लगते मकान में रहने चले गए थे, ऐसे ही थोड़े दिन तो सब सही रहा, लेकिन फिर उन्हें किले में से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। फिर कभी ढोलक के थाप पड़ने की आवाज तो गीत के ऊपर नाचने की आवाज आती, जैसे घरों में किसी शुभ अवसर पर हिंजड़े नाचने आते हैं। वो बेचारी दिन रात डर डर कर गुजार रही थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? अमन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर क्या था साहब, बेचारी कल्लू की घरवाली के पास किराया देने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो उस भूतिया स्थान पर रहने को विवश थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बड़ा ही अजीब वाकया घटित हुआ। वो रात को अपने बेटे को खाना खिलाकर सोई थी। सुबह उठकर उसने देखा उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। उसने सारा घर जान मारा, उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से उसे छत पर कुछ हलचल सी होती हुई महसूस हुई। पहले तो वो डर गई कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, कहीं अकेली औरत को देखकर दबोचने आ गया हो, क्योंकि उसका बेटा तो अकेला ऊपर जा नहीं सकता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हाथ में डंडा लेकर और मन को कड़ा करके कांपते पांव से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो आधी सीढ़ियां ही चढ़ी पाई थी कि अचानक से उसके कांपते हाथों से डंडा छूट गया। जब उसने ऊपर के दृश्य देखा तो ऐसा क्या देख लिया था? कल्लू की बीवी ने कहा जो वो इतना घबरा गई। अमन की उत्सुकता चरम पर थी। अरे बबुआ, राम किसी को भी ये ना दिखाए। उसने देखा उसका 14 साल का बेटा औरतों की तरह साड़ी ब्लाउज पहने और पूरा श्रृंगार करके खड़ा है, और उसने बड़ा सा टिकुला लगा रखा था। वह किले की तरफ मुंह करके खड़ा था और उसकी आंखों से झमाझम आंसू बह रहे थे। कल्लू की घरवाली ने जब अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, बेटा ये क्या पहन रखा है तुमने? तभी वह तुनक कर बोला, तुमसे मतलब? दुनिया को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कल्लू की घरवाली बुरी तरह से डर गई थी। उसने तुरंत नीचे आकर अपने घर को ताला लगाया और एक पहुंचे हुए ओझा को लेने निकल पड़ी घर से। वह भागती हुई ओझा जी को बुला लाई। फिर उन ओझा जी ने अपनी विद्या द्वारा उस हिंजड़े की आत्मा को कल्लू के लड़के के शरीर से निकाला। तभी एक और व्यक्ति बोला, भाई इन बिरादरी वालों का शाप बहुत बुरा होता है। ये नाराज हो जाएं तो खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। हां, सुना था मैंने हरिहर दादा से कि किले में एक महल है राजा शमशेर सिंह का। सुना है वहां कुछ घटित हुआ था, तभी से यह किला शापित है। जो कोई भी उस किले में जाता है पागल होकर ही बाहर आता है। चाय की स्टॉल पर लोग आपस में बात करने लगे थे। अमन को लगने लगा था कि अब की बार बहुत ही ताकतवर शक्ति से पाला पड़ा है। उसने मोबाइल में समय देखा तो पता चला कि 7 बज चुके थे। अमन ने हवेली की ओर वापस चलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि आज टैंकरों की व्यवस्था करनी थी। वहां पर मरम्मत का काम करने के लिए पानी की जरूरत तो पड़नी ही थी। वहां से उठने से पहले अमन ने यह पूछ लिया था कि ये सब कहां मिलेंगे। वह हवेली आ गया तो देखा विनोद बेचैनी से टहल रहा था। अमन को देखते ही विनोद उसकी ओर दौड़ा। सर आप कहां चले गए थे? अरे रे कहीं नहीं, बस सुबह सुबह नींद उचट गई थी तो गांव की ओर चला गया था, ताकि पता चले जो बात किले के विषय में उड़ी हुई है वह कहां तक सच है। तो कुछ पता चला सर? विनोद, तुम एक बार मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। यह कहकर अमन अपने कमरे में चला गया।
विनोद असमंजस में था कि ऐसी क्या बात करनी है सर को जो यहां नहीं कर रहे हैं, स्पेशल कमरे में बुलाया है। वह भी पीछे पीछे चला गया। उसने देखा अमन बड़ी ही बेचैनी से कमरे में घूम रहा था। उससे देखकर विनोद बोला, सर आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ हाँ विनोद, आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। जब मैं दिल्ली से नवलगढ़ की ओर चला था तब से मेरे साथ बड़ी ही अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा क्या घटित हो गया सर? रास्ते में ट्रेन में एक भंवरी नाम की किन्नर हमारे डिब्बे की खिड़की से लटक रही थी। मुझे लगा ट्रेन में जल्दबाजी में चढ़ने को चक्कर में ये औरत खिड़की से लटक गई है। मैंने उसे अंदर आने को बोला तो वो एक क्षण में मेरे सामने बैठी थी। वो एक तरफ देख रही थी, शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने औरत समझकर ज्यादा बात नहीं की और लेट गया। कुछ क्षणों बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था वहां और डिब्बे की सिटकनी भी अंदर से लगी हुई थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक आत्मा थी? हां विनोद, वो एक आत्मा ही थी और यह सिलसिला यही नहीं थमा। रात वो मेरे सपने में भी आई थी और कह रही थी कि बाबू से सच की खोज करना और यह देखना कि लोग किस हद तक निर्मम है। तभी मैं हड़बड़ाकर उठ गया था। फिर सोचा थोड़ा टहल आऊं। रास्ते में मुझे उसी की टोली का सारंगी वादक गमछू मिला और देखते ही देखते वो जंगलों में ओझल हो गया। गमछू का नाम सुनकर विनोद को जैसे करंट सा लगा। वो हड़बड़ाकर बोला, क्या नाम बताया आपने सर? गमछू? पर सर गमछू नाम का एक सारंगी वाला तो हमारी गाड़ी में भी बैठकर आया था। नवलगढ़ से 2 स्टेशन पहले यह कच्चे रास्ते पर खड़ा था। हमारी गाड़ी को देखकर इसने हाथ हिलाया। लिफ्ट के लिए हमने भी सोचा बेचारा बूढ़ा है, कहीं जाना चाह रहा होगा, इसलिए हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया था। उसी ने हमें इस हवेली का नाम बताया था। फिर अचानक से रोने लगा तो मैंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो वह बोला, साहब हमारी बैसा खू गुम गई है, वही ना ढूंढन जा रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारी बाईसा का? कोई फोटो वोटो हो तो हमें दे दो। अगर हमें मिल जाएंगी तो हम उसे बता देंगे कि गमछू तुम्हें ढूंढ रहा है। विनोद याद करते हुए बोला, सर मेरा इतना ही कहना था कि तभी गमछू ने हमें गाड़ी रोकने को बोला और नीचे उतर गया और बोला, थे कैया ढूंढोगे साहब, वो तो सदियों से मन्ने ही को नहीं मिल रही है। ये कहकर वो अचानक से गायब हो गया। हम सब देखते ही रह गए। काफी देर तो हम सकते में रहे कि ये था क्या। अमन हैरान रह गया कि वही गमछू विनोद को भी मिला था जिससे वो अभी अभी मिलकर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ है उस किले के महल के अंदर? और ये भंवरी कौन है जिसकी आत्मा सदियों से भटक रही है? और लोगों का कहना है कि जो भी किले के अंदर जाता है वो जब बाहर आता है तो पागल हो जाता है। अमन को अपनी चिंता तो नहीं थी, लेकिन वह अपने स्टाफ के लिए डर रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। अमन ने गुरु माता से एक विद्या सीखी थी। उसके मंत्र पढ़ने से और जहां व्यक्ति काम कर रहे हों वहां सुरक्षा घेरा बना देने से कोई बुरी आत्मा पास नहीं भटकती। ये मन ही मन सोचकर विनोद को सारे स्टाफ को तैयार होने को बोलकर अमन नहाने चला गया। विनोद ने भी हवेली के आंगन में आकर स्टाफ को रेडी होने को बोल दिया और स्वयं भी तैयार होने चला गया। सभी के मन में एक हलचल सी हो रही थी कि ना जाने किले का अंदर का वातावरण कैसा होगा। अमन और विनोद तो क्या, स्थानीय मजदूरों ने भी वहां जाकर नहीं देखा था कि अंदर क्या है। पर सरकार बार बार इस प्रोजेक्ट में असफल हो रही थी और कोई भी वहां काम करने को तैयार नहीं था। इसलिए डबल दिहाड़ी का लालच देकर मजदूरों को काम पर बुलाया गया था। और ये पापी पेट भी इस लालच में आ गया उनका कि ये पता होते हुए कि वहां जान का जोखिम है, फिर भी मजदूर काम करने को राजी हो गए थे। विनोद और अमन ने नाश्ता किया, फिर सब मजदूरों को लेकर किले की ओर चल पड़े। रास्ते में पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी थी तो विनोद पहले ही अमन से पता लेकर निकल गया था। अमन और सभी मजदूर किले की ओर जा रहे थे। अमन देख रहा था कि सुबह जब वो इस रास्ते पर आया था तो बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था यह रास्ता, लेकिन अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे आम राजस्थानी इलाका, लेकिन फिर भी एक गजब का आकर्षण था उस जगह में। चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ, कहीं झड़बेरी तो कहीं कंटीली झाड़ियां थी जिस पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। बरसाती नालों से सिंचित कहीं कहीं बड़ी ही अच्छी हरियाली थी। हवेली से निकलकर रास्ता पगडंडी जैसा होता हुआ नीचे गांव की ओर जाता था, फिर वापस चढ़ाई पर जाकर किले की।
ओर रास्ता चला जाता था। हाँ, किले की ओर को जाता ही नहीं था तो वहां झाड़ झंखाड़ ज्यादा ही उगे हुए थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो अपनी ओर खींच रहा था। अमन ने मजदूरों के साथ किले की ओर जाने वाले रास्ते की चढ़ाई शुरू कर दी। वह थोड़ी ही दूर चला था, किले को नजदीक से देखकर अमन के मुख से अचानक ही निकल गया, व्हाट ए अमेजिंग साइट यार। मजदूरों का यह हाल था कि डर के मारे पांव कांप रहे थे, लेकिन पेट की भूख उन्हें आगे चलने को मजबूर कर रही थी। कहते हैं समय को कोई रोक नहीं सकता, वह अविरल बहता रहता है, लेकिन नवलगढ़ के किले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं ठहर गया है। जो राजा शमशेर सिंह के समय में था वहीं वक्त जैसे अभी भी चल रहा हो। जो मजदूर काम के लिए जा रहे थे उनमें से कुछ आपस में बात कर रहे थे कि देखो हमारे साथ क्या होता है, बचकर अपने घरों तक लौट भी पाएंगे या नहीं। उनको इस तरह से मन छोटा करते देखकर अमन उन सब से मुखातिब होते हुए बोला, आप लोग किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं ये झाड़ फूंक वाली सभी विद्याओं में माहिर हूं। मैं आप लोगों को एक रक्षा सूत्र दूंगा, आप सब बांध लेना, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे मजदूरों को कुछ आश्वासन मिला। इतनी देर में विनोद भी 5-6 टैंकरों को लेकर पहुंच गया। उसने वाटर सप्लाई वाले को बोल दिया था कि पानी खत्म होते ही दूसरे टैंकर मंगा लिए जाएंगे। पूरा नवलगढ़ उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। वैसे गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, बस बड़े बूढ़े और कुछ औरतें ही थी। जवान लड़के तो शहरों की ओर चले गए थे, नए काम धंधों की तलाश में। बड़े बूढ़े जो नवलगढ़ के किले के शापित होने को जानते थे, वे बड़े ही अचरज से उन्हें देख रहे थे। बहुत से झुंडों में फुसफुसाहट जारी थी, ये सरकार भी मानती ही ना है कि इनने लोगा की जान तो किला ले लियो है, पन सरकार को तो जनून सवार है कि किले को सुधारना ही सुधारना है। ये भी तो किसी माई के लाल है, अपनी जान जोखिम में डालकर एक बार फिर से जा रहे हैं। सभी लोग बेचारगी की नजरों से अमन और मजदूरों को देख रहे थे। अमन ने देखा किला अपनी भव्य शान से खड़ा था, मोटे मोटे बलुआ पत्थरों से बना अपने समय की शानो शौकत को बयां कर रहा था। वे लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। अमन ने महसूस किया कि रास्ते के दोनों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और दूर किले की तलहटी पर भी बहुत सी जंगली झाड़ियां उग रही थी। अमन ने सबसे पहले मजदूरों को वो झाड़ियां साफ करने को बोला ताकि चिनाई के काम के लिए जो पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई थी वो आराम से वहां खड़े हो सके। साथ ही दोपहर को आराम करने के लिए 2-4 तंबुओं का भी इंतजाम करना था। कुछ किले के अंदर लगने थे तो कुछ बाहर, इसलिए झाड़ियों का साफ होना जरूरी था। सभी मजदूर काम पर लग गए और 2 घंटे में ही सब कुछ साफ सुथरा हो गया। वहां टैंकरों को खड़ा करके तंबू तान दिए गए। अमन और विनोद थोड़ी देर सुस्ताने के लिए उनमें जाकर बैठ गए। किले के मुख्य दरवाजे को देखते हुए अमन बोला, अभी तक तो सभी सही चल रहा है विनोद, बस मैं अभी थोड़ी ही देर में ये किले का मुख्य दरवाजा जो लोहे की सलाखों से बना है उसे खोल दूंगा। दूर से देखने पर लगता है शायद उत्सु अभिमंत्रित धागों से बांधा गया है। जिस प्रकार धागे लिपटे हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि लोगों में इस किले के लिए बहुत ही खौफ है। सुबह उसे चाय की दुकान पर भी जब लोगों को यह पता चला कि हम किले की मरम्मत के लिए आए हैं तो सभी लोग सहम से गए थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि किले के विषय में थोड़ा बहुत एक बूढ़ा आदमी है, हरिहर वो जानता है, कल उसके पास जाकर पता करूंगा कि आखिर क्या माजरा है। जी सर, वैसे थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम डरने लगे तो बेचारे मजदूर तो बिल्कुल हिम्मत हार जाएंगे। हां विनोद, ये हमेशा याद रखना कि डर के आगे जीत होती है। ये कहकर अमन किले के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ चला।